नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की पुस्तक राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी किताब से। हम एक एक करके जो इसके अध्याय है उनको करेंगे। और आज हमारा राजनीति विज्ञान जो कक्षा 12 की बुक है उसके अंदर जो हमारा अध्याय पहला है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये आपको कक्षा 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसके अलावा स्कूल व्याख्याता के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा अगर कॉलेज लेक्चरर की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी हमें ये दिखाया जाता है इतिहास में कि राष्ट्र निर्माण के समय चुनौतियाँ क्या थी। इस अध्याय के बारे में अपने इसके बारे में बताएं कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौतियाँ थी। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत 14 और 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। मध्य रात्रि को एक इसका टुकड़ा बना था पाकिस्तान और दूसरा बना था भारत। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में एक विशेष सत्र को संबोधित करते हैं, और सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने एक भाषण दिया था, और उस भाषण को भाग्यवधु से चीर प्रशिक्षित भेंट यानी ट्रस्ट विद डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। यानी भाग्यवधु से चीर प्रशिक्षित भेंट तक उनका प्रसिद्ध भाषण था। और इसके बाद इन्होंने दिखाया जाता है कि जब हमें इतिहास में ये दिखाया जाता है कि जो 1947 का जो साल था वो महत्वपूर्ण हिंसा और विस्थापन की त्रासदी भरा हुआ साल था, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा उस समय हिंसा हुई थी और त्रासदी भरी हुई थी। हमें आज़ादी जो मिली थी बहुत ही महंगे दामों पर मिली हुई थी। तो हम इसके बाद आगे बात यहाँ आती है कि जब राष्ट्र बन रहा था तो उस समय चुनौतियाँ क्या थी। तो इसे हमें इतिहास में बताया जाता है कि उस समय इतिहास में 3 चुनौतियाँ महत्वपूर्ण थी, जिसमें से पहली चुनौती थी, तत्कालीन चुनौती ये थी कि एकता के सूत्र में बांधे रखना भारत को। यानी भारत को एक सूत्र में बांधे रखना एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय बहुत सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या भारत एक रह पाएगा, क्योंकि भारत में अलग अलग तरीके के क्षेत्र के धर्म के आधार पे लोग अलग अलग रहते हैं, उनकी क्षेत्रीय पहचान अलग है, किस तरीके से रहेंगे। तो ये पहली सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की एकता की एकता किस तरीके से स्थापित की जाएगी, क्योंकि भारत के हर क्षेत्र में अलग पहनावा, अलग भाषा, अलग संस्कृति वगैरह देखी जाती है। तो यहाँ पर भारतीय क्षेत्रीय अखंडता को लेकर भी ये था कि इसे कैसे हासिल करेगा, पूरा भारत एक मोती में कैसे पिरोया जाएगा। अब जो हमारी जो दूसरी इतिहास में चुनौती दिखती थी वो कौन सी थी? वो दूसरी चुनौती थी, क्या लोकतंत्र कायम कर पाएगा भारत, यानी डेमोक्रेसी भारत में कैसे स्टेबल होगी। यानी क्या जाता था कि डेमोक्रेसी केवल और केवल विकसित राष्ट्रों में होता था। विकसित राष्ट्र कौन से? जहां पर वो आर्थिक रूप से संसाधनों से संबंध है, यूएसए, यूके, फ्रांस वगैरह, ये विकसित राष्ट्रों में ही डेमोक्रेसी हो सकती है। और सबसे बड़ी जो हमारे ये थी समस्या ये थी कि भारत में अधिकतर लोग गरीब थे और अनपढ़ थे, उन्हें नहीं पता था कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता, किस तरीके। और सबसे बड़ा बात था कि हम संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी जो दी गई है उसको कैसे पूरे कराएंगे, नागरिकों को मतदान के बारे में कैसे बताएंगे आदि बहुत ही। यानी हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपना तो लिया था, लेकिन इसको लोगों तक संसद के बारे में ज्ञान कैसे कराया जाएगा। तो ये भी एक दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी भारतीय संविधान के। संविधान जब बन रहा था और भारत का राष्ट्र जब बन रहा था उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी। आगे हमें इतिहास में ये दिखाया जाता है कि जो हमारी तीसरी चुनौती होती है, उसमें तीसरी चुनौती के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे समाज को समूचे समाज का कैसे भला हो सकता है जिसमें अलग अलग तरीके से रहा हो। यानी सबसे बड़ी बात थी कि जो वंचित तबका है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें किस तरीके से ऊपर उठाया जा सके। अल्पसंख्यक है, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों को विशेष सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी एक तरीके से दुविधा थी भारत के अंदर। लेकिन हमने नीति निर्देशक तत्वों से और लोक कल्याणकारी योजनाओं से इसका भी हमने समाधान किया गया था। तो हम इतिहास में देखते हैं कि 3 बड़ी चुनौतियां से थी।
अब हम देखते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती थी, यानी एक तो राष्ट्र अभी अभी आज़ाद हुआ था और उसे निर्माण करना बहुत बड़ी बात होती है। वर्तमान समय में भारत एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन जिस समय हम आज़ाद हो रहे थे उस समय हमारे पास सुई बनाने तक की क्षमता नहीं थी। भारत बिल्कुल शून्य था और शून्य से आज हम शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखते हैं। हम आज की तुलना करते हैं कि भारत पहले कमजोर था, कुछ नहीं था, कुछ कार्य नहीं हुआ, पहले के प्रधानमंत्रियों ने कुछ किया नहीं, ये सर्वदा गलत है, क्योंकि पहले हमारे पास क्षमता नहीं थी, उसके बावजूद भी भारत का डंका दुनिया में बज रहा था। और सबसे बड़ी देखें तो आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा पर सवाल सबसे बड़ा है। हम देखते हैं कि हमने 1962 में चीन के साथ युद्ध देखा, 1965 के अंदर हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, तो भारत की सुरक्षा का भी सबसे बड़ा मामला था कि भारत अपनी सुरक्षा किस तरीके से करेगा और पूरे राष्ट्र को यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत किस तरीके से एक रहेगा। तो ये भारत के अंदर बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय की। अगर हम इसके बाद देखते हैं कि जब भारत 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करता है तो भारत 3 तरीके के डाक टिकट जारी करता है। 3 तरीके के डाक टिकट जारी करता है, जिसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और इसमें दिखाया जाता है, तीनों ही चित्र अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। इसमें हमें एक चरखा काटते हुए दिखाया गया है, इसमें एक हमें जो गेहूं की बल्ली है और हल दिखाया गया, और इसमें एक स्पीकर दिखाया गया। इन सभी का तात्पर्य अलग अलग था, यानी भारत में काम किस तरीके से, रोजगार कैसे, जो छोटे कुटीर उद्योग है वो कैसे स्थापित किए जाएंगे, और इसके अलावा भारत की आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, किसानी यानी कृषि के अंदर किस तरीके बना। और जो तीसरा डाक टिकट का तात्पर्य ये था कि भारत में लोग अपनी आवाज़ संसद तक या पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो ये इन टिकटों के माध्यम से पता चलता है कि भारत की उस समय की स्थिति क्या थी, क्या क्या चुनौतियां रही होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कुछ बातें कही जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा जाता है कि हम जो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, चाहे मुसलमान है, पठान है, सिया है, सुन्नी है, कोई भी आए वो पाकिस्तान में आ सकता है, हम उन्हें पूरी आज़ादी देंगे अपने धर्म को मानने की। इसलिए 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में ये भाषण दिया था कि सभी को छूट होगी, चाहे सिया सुन्नी है, सभी को अपने अपने मजहबों को मानने की छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से जो लीडर थे दोनों ही देशों के, वो लोगों को कह रहे थे कि आप कैसे भी करके इधर आ जाइए। अब इसके बाद में इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जितने भी मुसलमान हैं अगर वो सारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि उससे जितने पाकिस्तान में गए हैं उससे ज़्यादा भारत में रह जाएंगे। यानी कह सकता है कि जो लोग मुसलमानों को उकसा रहे हैं वो गलत तरीके से उकसा रहे हैं। आप देखते हो कि पाकिस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं और भारत में 22 करोड़ मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा हमारे मुसलमान हैं और भारत में वो अल्पसंख्यकों को। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमें सभ्यता और शालीनता के साथ अल्पसंख्यकों के साथ पेश आना है। अगर हम इनके साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश ना आए तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा कुठारघात होगा। यानी हमें इसको कामयाब करना अति आवश्यक है। और इसी संदर्भ में पंजाब की एक लेखिका है अमृता प्रीतम जी, उन्होंने वारिस शाह से एक बात कहती हैं, और वो भारत और पाकिस्तान की त्रासदी के बारे में, इसे पंजाबी में है, जिसमें आपने पंजाबी में कविता लिख रखी है उन्होंने, उसमें लिखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हिंदी में बताया है। आज वारिस शाह से कहती है अपने कब्र से कोई बोलो, यानी पंजाबी में कहे कि आज वारिस शाह नू कहंदियां अपना कब्रा विचों खोल। इस तरीके से पंजाबी में कहा जाता है, लेकिन इसे हिंदी में बताया गया है कि जो इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो, यानी कोई एक नया पेज खोलो। और पंजाब की एक बेटी रो रही है जो तूने लंबी दास्तान लिखी है, आज लाखों बेटियां रो रही है, वारिस शाह तुमसे कह रही हैं, ऐ दर्दमंदा के दोस्त पंजाब की हालत देखो। क्योंकि आप समझे उस समय बंगाल, और जो बंगाल था और पंजाब था, उनको बीच में से बांट दिया गया था। इस तरीके, यानी रोटी के टुकड़े को काटते उस तरीके से काट दिया गया था। तो सबसे ज़्यादा त्रासदी बंगाल और पंजाब ने देखी थी, आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद वो कहती है किसने पांचों दरियावां, यानी किसी ने पांचों दरियाओं में जहर मिला दिया है, कई लोगों ने पांचों दरियाओं में जहर मिला दिया है। और वो कह रही है कि जहर
ये धरती फूट निकली है, देखो सुखी कहाँ तक पहुँची है, कहर कहाँ तक पहुँचा है, फिर भी जहरीली हवा वन जंगलों में चली गई है, उसने अपने बांस की बांसुरी को एक नाग बना लिया। ये अमृता प्रीतम जी कहते हैं, 1919 में जन्म हुआ था और 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये काफ़ी प्रभावशाली लेखिका थी। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जब भारत का विस्थापन हुआ था उसका क्या प्रभाव रहा था। तो आप देखते हो भारत का विभाजन और विस्थापन और पुनर्वास किस तरीके। 14-15 अगस्त को भारत एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र बनते हैं, एक पाकिस्तान बनता है, एक भारत बनता है। अब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। अगर आपसे पूछे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी सर आगा खां के नेतृत्व के अंदर। यानी मुस्लिम लीग मुसलमानों के अधिकारों को लेकर ये एक संगठन बना था। मुस्लिम लीग 1906 में बना था और मुस्लिम लीग ने ही सबसे पहले ये द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 राष्ट्रों का सिद्धांत दिया था। 1940 में अपने राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव किए थे। यानी इन्होंने 14 सूत्रीय मांग दे दी थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। इस तरीके से पाकिस्तान की मांग को इन्होंने पुरजोर तरीके से रखा था। इसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है, उसमें भी ये रखते हैं, तो कई तरीके से रखते हैं। 1942 में आता है वहाँ पर। इसके बाद विभाजन की प्रक्रिया कैसे हुई थी, तो विभाजन की प्रक्रिया जो इंडिया था उसमें ब्रिटिश इंडिया था, उसमें कहा गया था कि इसके 2 टुकड़े होंगे, एक पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा। 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक होंगे वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और बाकी जो है वो भारत को दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। मुसलमान कहीं पर भी बहुसंख्यक नहीं थे या केवल वही मुसलमान नहीं रहते थे। लेकिन ऐसी 2 जगहें थी जहां पर मुसलमानों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, जिसमें अगर हम बात करें उस ब्रिटिश इंडिया के अंदर, एक तो पंजाब भारत का पूर्वी हिस्सा था और एक पश्चिमी हिस्सा था जहां पर पाकिस्तान मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। तो पाकिस्तानों ने इन्हें दोनों ही क्षेत्रों की मांग कर ली थी और इन्होंने कहा था कि हमें पूर्वी हिस्सा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान का नाम देते हैं, जिसे पूर्वी बंगाल था, वो मांग लिया। वहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी। और इसके अलावा जो सिंध प्रांत और पंजाब का आधा हिस्सा मांग लिया जहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत। इस तरीके से हम देखते हैं कि मुसलमान इन 2 जगह पर थोड़े बहुसंख्यक थे। इसके अलावा पश्चिम और पूर्वी हिस्सा इन्होंने मांग लिया था। इसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान के उस समय के स्वतंत्रता सैनिक खान अब्दुल गफ्फार जो थे पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश आते थे। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश कौन सा था, जो सिंध प्रांत वाला हिस्सा है जो आप देखते हो, वो पश्चिमोत्तर सिंध प्रांत आते। ये सीमांत के गांधी कहा जाता है, जैसे वागड़ के गांधी है ना, मेवाड़ के गांधी, उस तरीके से इन्हें सीमांत का गांधी कहे। ये गांधीवादी नेता थे खान अब्दुल गफ्फार जी। और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। ये कहते थे कि भारत कोई 2 राष्ट्र नहीं बनने चाहिए, भारत एक ही राष्ट्र रहना चाहिए। और सीमांतोत्तर सीमा प्रांत से आने के बावजूद भी इनकी बात को दरकिनार कर दिया गया था और इसे पाकिस्तान में मिला लिया गया था और बाद में इन्हें पाकिस्तान में ही रहना पड़ा था। तीसरी समस्या, जो विकट समस्या ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के हिस्से बहुसंख्यक थे और जहाँ पर गैर मुस्लिम आबादी भी थी। सबसे बड़ी ये समस्या थी कि जहाँ पर जो ये मांग रहे थे, जो प्रांत मांग रहे मुस्लिम बहुल प्रांत मांग रहे थे, वहाँ पर मुसलमानों के अलावा भी गैर मुसलमान जो सिख थे, हिंदू थे, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। और वो क्या करेंगे, तो 14-15 अगस्त को जैसे ही बंटवारा होता है और उसके बाद में ये पाकिस्तान को दे दिया जाता है, तो अपने ही देश के अंदर जो भारत के लोग होते हैं वो विदेशी हो जाते हैं। आगे हमें ये दिखाया जाता है जो चौथी बड़ी समस्या थी उस समय की, वो थी कि अबूझ कठिनाइयाँ अल्पसंख्यकों की थी, जिसमें सीमा के दोनों तरफ ही थी। और हम देखते हैं कि हिंदू सिख आबादी दोनों तरफ ही थी। लाखों हिंदू सिख थे जो दोनों तरफ रह रहे थे और बंगाल में भारतीय भूभाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। उनका क्या होगा, और दिल्ली के आसपास में भी बहुत ज़्यादा मुसलमान रह रहे थे, तो उनका क्या होगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। वो जा नहीं सकते थे। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जिनकी पीढ़ियों से लोग भारत में रह रहे थे, वो भारत में ही रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते थे। और बाद में आप यहाँ पर देखते हैं कि मारकाट शुरू हो गई थी और बाद में दोनों ही सरकारों ने चंद घंटे दिए थे, एक मोहलत दी थी कि आप पाकिस्तान से
आ जाइए और भारत से चले जाइए, या भारत से आ जाइए पाकिस्तान चले जाइए, इस तरीके का विभाजन का था। अब विभाजन के परिणाम क्या हुए थे, रिजल्ट क्या आए थे? 1947 का दौर था और हमें ये दिखाया जाता है कि मजबूरन लोगों को अपने घर बार छोड़ के इधर उधर जाना पड़ा था। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्थानांतरणों में से एक घटना है, जहाँ पर लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था और एक समुदाय दूसरे समुदाय पर मारने काटने पर उतारू हो गया था। हम आगे इतिहास में हमें यह बताया जाता है कि बड़ी बेरहमी से लोगों को मारा गया था। लाहौर से अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहरों में सांप्रदायिक दंगे अखाड़ों में तब्दील हो गए थे और ज़्यादातर हिंदू और सिख आबादी थी। वहां पर हिंदुओं और सिखों को मारा जाने लगा था। लोग शरणार्थियों की तरह शिविरों में पनाह लेने लगे थे और सीमा के दोनों तरफ हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया था, उन्हें जबरन शादी कर ली गई थी और बाद में उनके बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं हुई थी। जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हुआ था। भारत और पाकिस्तान के कवि और फिल्म निर्माताओं ने भी इस पर लघु उपन्यास, कविताएं, फिल्म, मारकाट की नरसंस्था जिक्र वगैरह देखने को मिलता है। विस्थापन के बारे में बताया था कि बंटवारा कितना खतरनाक था, जिसमें लाखों लोगों बेघर हो गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। यहाँ पर देखा लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था। तो यहाँ पर हमें जैसे एक हिंदी पिक्चर भी बनी है गदर में, आप देखते हो, गदर मूवी है, उसमें किस तरीके से बंटवारा हुआ था आप देख सकते हो। इसके बाद में विभाजन में दो समुदाय जो थे, जो पड़ोसी की तरह रह रहे थे, वहां अलगाव का, हिंसा का शिकार हो गए थे। लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। जब वित्तीय समता का बंटवारा हो रहा था भारत में, तो उस समय भारत में टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का भी बंटवारा किया गया था। उस समय जब बंटवारा हुआ था तो आधे पाकिस्तान को दिए गए थे, आधे भारत को दिए गए थे। विभाजन में हम देखते हैं कि 80 लाख लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा था, आर पार सीमा को जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 80 लाख का। ये साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहना साथियों, जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ ना समझाए तो दोबारा देख लेना, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका जवाब दिया जाएगा जी। चलिए जी, हम आगे बात करते हैं कि भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं रखते थे, क्योंकि भारत के अधिकतर लोग सेकुलरिज्म पर निर्भर थे और वो कहते थे कि भारत एक राष्ट्र है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रह सकते हैं। 1951 के वक्त जो कुल आबादी थी उसमें 12% कितने थे, मुसलमान थे। उसमें 12% कितने मुसलमान थे। अल्पसंख्यकों की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यकों में सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे, पारसी थे, यहूदी ये भी थे। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका क्या होगा, तो इन लोगों ने भारत में रहना ही सही समझा। आगे हमें यह बताया जाता है कि मुस्लिम लीग का गठन का मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों के लिए होता। मैंने पहले ही बता दिया था कि मुस्लिम लीग का बनाने का कारण यही था कि भारत में जो मुसलमानों के हित है, उनके हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग को बनाया गया था। भारत में कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिक समान दर्जे के हामी थे, यानी भारत के जो अधिकतर नेता थे वो चाहते थे कि सभी को समानता का अधिकार मिले और सारे के सारे एक सूत्र में ही बांधे जाए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भारत के नेता एकता में विश्वास करते थे, जबकि पाकिस्तान के नेता अलग अलग रखने में विश्वास करते थे। इसके बाद में हम आते हैं महात्मा गांधी का क्या योगदान था। तो महात्मा गांधी का योगदान देखते हैं कि महात्मा गांधी की शहादत से क्या हुआ था। आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी ने जश्न में भाग नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने जहाँ हिंदू मुस्लिमों में भयंकर दंगे हुए थे कोलकाता में, वहाँ पर वो गए थे। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आजीवन समर्पित भाव रखते थे। जश्न में उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बों को मनाया। उन्होंने कहा था, गांधी जी की प्रार्थना सभा में भी गए थे और उन्होंने कहा था कि लोगों को समझाया था। हालांकि कुछ हद तक गांधी जी के आने के बाद में जो होते हैं दंगे शांत भी होते हैं, जो दोनों तरफ फैल गए थे, कलकत्ता और पंजाब में फैले थे, जहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगों को एक बार फिर भड़का। जैसे ही गांधी जी प्रार्थना सभा में बड़े लोग हुए इकट्ठे होते थे, जैसे ही प्रार्थना सभा समाप्त हुई उसके बाद हिंदू मुसलमानों में फिर से दंगे भड़क गए थे। यानी गांधी जी ने कुछ हद तक तो उपवास करके इसे
दंगों को रोकने का काम किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धों को पूरा न किया तो गांधी जी क्या नाराज हो गए। गांधी जी ने 1948 जनवरी में क्या किया, उपवास शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को जो वित्तीय वचन दिया गया है पैसों का, आप देखते हो कि पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, हमने भारत सरकार ने उन्हें पैसे दिए थे बरसात से बचने के लिए भी। इससे गांधी जी ये चाहते थे कि नेहरू सरकार दोहरी नीति ना अपनाए, भारत सरकार दोहरी नीति ना अपनाए उनके साथ और उनकी मदद करे। इसीलिए गांधी जी ने उपवास कर दिया और पाकिस्तान को जो देय बनता था वो चुकाना भारत सरकार ने राजी हो गए थे। यानी भारत सरकार बाद में मान गई कि हाँ ठीक है, हम जो पाकिस्तान को देना है वो हम जरूर देंगे। जैसे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते थे, वैसे ही कुछ लोग थे जो हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी खास तौर पर इसे नापसंद करते थे। गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तानों के हित में जो हिंदूवादी लोग थे वो समझ रहे थे कि जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते वो कह रहे थे कि गांधी जी पाकिस्तानी और मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, और यहाँ तक उन पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगे थे। हिंदुओं के तरफ नहीं देखते गांधी जी, यहाँ तक कि ऐसा होता है कि हिंदू मुसलमानों की एकता को भी उन्होंने एक महज लतीफ़ा ही बताया था। गांधी जी को जान से मारने की भी कई बार धमकियाँ मिली, इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। वो प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना उन्होंने जारी रखा था। आखिरकार 30 जनवरी 1948 का दिन होता है। एक हिंदू आतंकवादी नाथूराम विनायक गौडसे द्वारा प्रार्थना सभा में गांधी जी के पास पहुंच जाता है और 3 गोलियां चलाता है, और गांधी जी इस तरह न्याय और सहिष्णुता का आजीवन समर्पित एक आत्मा का दैंतवास हो जाता है। गांधी जी की मौत से होता क्या है, गांधी जी की मौत से इसका जो रिजल्ट होता है वो एकदम सकारात्मक, एकदम कह सकते हैं कि इस तरीके से आता है कि जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे वो उस पर जादुई असर पड़ता है और सब लोग शांत हो जाते हैं। अचानक से हिंसा मंद पड़ जाती है। सभी लोग गांधी जी के प्रति समानता का भाव रखते थे, आदर का भाव रखते थे, और कुछ समय के लिए राष्ट्रीय सेवक संघ जैसे आरएसएस है उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, ऐसा उस समय में आरोप लग रहे थे। इसीलिए आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया था। सांप्रदायिक राजनीति जोरों से लोगों पर घटने लगी थी। यहाँ पर देखने को मिलती है कि लोग धर्म के लिए किस तरीके से आतुर हो गए थे। अब हमें यह दिखाया जाता है कि अब हम ये देखें उस समय के सरकार का नजरिया क्या था। उससे पहले हम ये देखते हैं कि त्रावणकोर का एक राजा था, उन्होंने तो ये आज़ाद रहने की घोषणा कर दी थी। वो चाहते थे कि हम एक आज़ाद मुल्क की तरह रहे, त्रावणकोर के। उसके बाद भी कुछ समय बाद हैदराबाद के निज़ाम ने भी आज़ाद रहने की घोषणा कर दी, और उससे भोपाल के नवाब थे उन्होंने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो अगर कहे आपसे प्रश्न ये बनेगा कि भारत में कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, तो वो त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने घोषणा की थी। उसके बाद हैदराबाद निजाम ने भी कहा था। लेकिन धीरे धीरे देखते हुए जो छोटे छोटे देशों में कई जगह, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में 562 रियासतें थी। 562 रियासतों का मतलब क्या था, 562 देश थे। ये छोटे छोटे राजा थे, आपस में लड़ते रहते थे और ये खुद लोकतंत्र के समर्थक न होकर राजतंत्र के समर्थक थे। लेकिन बाद में इन्हें मनाया गया, पेंशन प्रीवियस वगैरह दी गई और बाद में लोकतंत्र स्थापित किया गया था। और राजस्थान में अगर हम देखें तो उस समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को बहाल करना बहुत मुश्किल कार्य था, एक बहुत टेढ़ी खीर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सरकार का उस समय नजरिया क्या था। सरकार का उस समय क्या नजरिया था, अंतरिम जो सरकार बनी थी, सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस कदम को गलत बताया, क्योंकि भारत सरकार ने थोड़ा सा सख्ताई से होकर जो रजवाड़े थे उन्हें डराया, धमकाया, मिलाया, पैसे का लालच दिया, उन्हें बोला कि आपको भारत में मिलना ही पड़ेगा। तो इससे मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा निराश हुई। उन्होंने बोला कि भारत सरकार गलत कर रही है, रजवाड़ों को अपने इच्छा से इधर उधर नहीं जाने देती है। वो था क्या कि जनता से नहीं पूछा जाता था, जो राजा का निर्णय होता था कि वो किस देश के साथ मिलेगा उसी को ही मान्य किया जाता था। इसीलिए भारत ने क्या किया, कड़ा रुख अपनाया और जो रजवाड़े थे उनको भी समझाने मजाने का काम किया और अपनी तरफ कर लिया। यानी एक तरीके से उन्हें जटिलता और कठोरता के साथ मिला लिया गया था। अगर मिसाल के तौर पर देखें तो वर्तमान समय में जो ओडिशा है,
उसमें 26 रियासतें थी, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे और सौराष्ट्र जो है उसमें 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। तो आप देख सकते हो भी उस समय भारत कितने टुकड़ों में बटा हुआ था। एक नेशनलिज्म बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। देसी रजवाड़ों में 3-4 बातें सामने आती थी। पहली बात तो ये थी कि अधिकतर जो रजवाड़े थे वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि भारत सरकार का रुख लचीला था, वो इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी। रजवाड़ों को कहा था कि ठीक है आप आ जाइए भारत में, आपकी जो मांग है वो मानी जाएगी। तो इस तरीके से भारत स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता दी गई थी, ज़्यादा अधिकार दिए गए थे उन्हें भारत में मिलाने के लिए, उन्हें मांगों से संतुष्ट किया जाता था और इसीलिए संतुष्ट। तीसरी बात यह थी कि विभाजन की जो विभाजन की पृष्ठभूमि थी उसमें सीमांकन को लेकर बहुत बड़ा था। अभी बॉर्डर किस तरीके से होगी, अगर मान लीजिए यहाँ कोई एक राजा है तो वो जो जीता हुआ क्षेत्र होता था उसी को सीमा मान लिया जाता था। लेकिन जब आज़ाद हुए तो ये सबसे बड़ी समस्या आने लग गई थी कि हम सीमांकन किस तरीके से करेंगे भारत का। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हम देखते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था। तो उसके सामने ये आ गया था कि जो रजवाड़े हैं इनकी जो काल्पनिक सीमाएं हैं उसको कैसे माना जाए, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय इलाके एक तरीके से रह रहे थे। उदाहरण के लिए बात करें, ये राजस्थान है तो राजस्थान के पास में गुजरात पड़ता है, तो यहाँ पर भी राजस्थानी लोग रहते हैं। तो इसका सीमांकन कैसे निर्धारित किया जाए, ये हनुमानगढ़ गंगानगर यहाँ पंजाबी लोग रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसे पंजाब को दे दिया जाए, इस तरीके से तो हम नहीं कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत के सामने। हम देखते हैं आगे कि अधिकतर जो रजवाड़े थे भारतीय संघ में विलय हो गए थे और उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब बात आती है इस विलय पत्र को कहा क्या जाता था, इस सहमति पत्र को कहा क्या जाता था। इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू एसेशंस बोला जाता था, यानी सहमति पत्र बोला जाता, जिस पर राजा हस्ताक्षर कर देता था। हस्ताक्षर करने के बाद ये समझा जाता था कि वो राज्य भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। अगर कुछ एक राज्य को छोड़ दिए जाए तो वहाँ उसके अलावा भारत को किसी में भी मिलाने में समस्या नहीं आई थी। समस्या आई थी भारत को हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, मणिपुर राज्यों को विलय कराने में थोड़ी समस्या आई थी। हैदराबाद और मणिपुर रियासत के विलय के बारे में अपने पढ़ते हैं, इसको किसी कश्मीर को हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। हैदराबाद के बारे में तो हैदराबाद का उस समय निज़ाम थे ये वाले, और ये हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों तरफ से भारत के चारों तरफ से घिरी हुई थी। दक्षिण भारत में आती थी हैदराबाद। अगर हम बात करें आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक और बाकी आंध्र प्रदेश को मिलाकर हैदराबाद रियासत बनती थी, यानी आज का महाराष्ट्र और कर्नाटक और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश को मिलाकर जो हैदराबाद बनती थी। हैदराबाद का जो शासक होता उसे क्या कहा जाता था, निज़ाम कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि हैदराबाद रियासत में आज़ाद रियासत का दर्जा निज़ाम ने 1947 में नवंबर में भारत के यथास्थिति रखने के लिए कहा गया था। उन्होंने बोला कि हम आज़ाद रहेंगे और भारत ने कहा ठीक है आप हमारे साथ रहिए। निज़ाम के बीच में बातचीत हुई। इसी दौरान हैदराबाद रियासत के लोगों ने निज़ाम के शासन के खिलाफ आंदोलन को जोर पकड़ लिया और तेलंगाना इलाके में भी किसान निज़ाम के खिलाफ जो निज़ाम के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा दुखी थे और उन्होंने निज़ाम के खिलाफ खड़े हो गए। और महिलाएं भी निज़ाम के शासन से जुल्म का शिकार हो रही थी और महिलाओं ने भी क्या किया, निज़ाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आगे हम देखते हैं कि उस समय निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल भेजा था, यानी सेना की टुकड़ी भेजी जिसे रवाना कर दी थी, उसे रजाकार कहा जाता। अगर आपसे पूछा रजाकार क्या है, अर्धसैनिक बल की टुकड़ी को रजाकार कहा जाता था उस समय की। तो रजाकार कौन थे? रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, यानी कट्टर बुद्धि के लोग थे और वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी थे। जहाँ मिलते थे लूट मार, बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं करते थे। तो इस तरीके के थे। रजाकारों ने क्या किया, गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। गैर मुसलमान यानी हिंदू, सिख वगैरह है या बौद्धिस्ट है, यानी उनको अपना निशाना बनाया था। उन्होंने लूटमार, हत्या, बलात्कार कर दिया था। 1947 में सितंबर में भारतीय सेना ने निज़ाम की सेना के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और इस तरह निज़ाम की जो सेना थी वो भाग खड़ी हुई और निज़ाम ने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया और बाद में भारत में हैदराबाद को मिला लिया गया था। तो ये मणिपुर हैदराबाद की कहानी है।
तो हैदराबाद का निज़ाम था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन भारत सरकार के कड़े रुखों की वजह से उसे भारत में ही मिलना पड़ा था। इसके बाद आते हैं मणिपुर की। तो हम मणिपुर में देखते हैं कि मणिपुर का राजा उस समय होता है बोध चंद्र सिंह उस समय राजा होता है, और वो उस समय भारत में रियासत को भारत में विलय करने पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसी एवज पर कि आश्वासन दिया था कि मणिपुर में जो आंतरिक स्वायत्तता है, आंतरिक स्वायत्तता मतलब उसके जो खुद के राइट्स हैं वो रखे जाएंगे, आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। बाहर वाली जो बॉर्डर वाली है, दूर संचार वगैरह है, ये भारत कर सकती है। महाराजा ने 1948 में जून में चुनाव भी करवाए थे और मणिपुर भारत की संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था। चुनाव करवाए तो सबसे पहले संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया था। मणिपुर भारत का पहला भूभाग था जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर अपनाकर चुनाव हुए थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पे चुनाव हुए थे, तो वो मणिपुर था, ध्यान रखना जी। आके मणिपुर की विधानसभा में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे, यानी मणिपुर की जो विधानसभा थी उसमें कुछ नेता कहते थे कि आपको भारत में नहीं मिलना चाहिए थे, लेकिन मणिपुर की जो कांग्रेस चाहती थी कि रियासत को भारत में मिलाया जाए और दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर में निर्वाचित विधानसभा परामर्श और बगैर जो निर्वाचित हुई थी उससे परामर्श किए बगैर ही राजा ने भारत के साथ विलय कर लिया था और महाराज पर भारत सरकार ने दबाव डाला और उसे भारतीय संघ में शामिल कर समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। तो उस समय हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग नाराज हो गए थे और इस कदम को लेकर भारत सरकार को इसमें सफलता मिली थी, और मणिपुर के इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी का भाव पैदा हो गया, और उसका रिजल्ट आज भी देखते हैं मणिपुर में। वर्तमान में भी मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, यानी एक तरीके से वो अलगाववादी प्रवृत्तियां कर रहे हैं। इसके बाद बताया जाता है कि ये तो पहले की घटनाएं थी। अब बात आती है राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से होगा, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो राज्यों का पुनर्गठन के बारे में बात करें तो राज्यों के पुनर्गठन में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो आ रही थी कि आंतरिक सीमाओं कैसे तय होगी, यानी आंतरिक सीमाएं भारत में जो राज्य होंगे उनकी सीमा कैसे तय करेंगे। भाषाई क्षेत्र पर बहुलता थी, यानी भारत अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और अगर हम अलग अलग राज्य बना देंगे भाषा तो भारत की कहीं एकता खंडित न हो जाए, तो ये बड़ी समस्या थी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वादा भी भारत ने किया था। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ये सिद्धांत भी राष्ट्रीय कांग्रेस ने माना था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, और प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भी भाषा के आधार पर गठित किया गया था। और अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो अव्यवस्था भी फैल जाएगी, क्योंकि उस समय वहाँ के नेता ऐसे समझते थे कि भाषा के आधार पर अगर प्रांत बनाए जाएंगे तो सभी लोगों की निष्ठा प्रांतों के प्रति होगी, ना कि देश के प्रति, और देश टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसके बाद रजवाड़ों का मसला भी अभी हल नहीं हुआ था बंटवारे के समय। अब केंद्रीय नेतृत्व के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी कि जैसे पुराने राज्य जो थे, मद्रास ने प्रांत को तेलुगु भाषा के क्षेत्रों में विरोध भड़क गया था। वो बोल रहे थे कि हमें तेलुगु भाषा के आधार पर तमिलनाडु चाहिए। मद्रास को, जो आज का मद्रास है वो जो पुराना मद्रास है वो आज का तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के हिस्से शामिल थे, और मौजूदा कुछ केरल और कर्नाटक के हिस्से भी शामिल थे। इतना बड़ा विशाल आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने का आंदोलन चला था। यानी उस समय एक आंध्र प्रदेश देश की मांग उठ रही थी कि आंध्र प्रदेश इस मद्रास है इसको आंध्र प्रदेश बनाया जाए, पुराने मद्रास को। तो एक आंदोलन चला था और मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषाई लोग रहते थे, उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की जिसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश था। राजनीतिक शक्तियां मद्रास के प्रांत में भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी, वो चाहते थे कि भाषाई आधार पर राज्य बनना चाहिए। केंद्र हाँ ना की दुविधा में फंसा हुआ था कि वो चाहता था कि इन्हें अप्रूवल दे या ना दे। तो कांग्रेस नेता जो दिग्गज गांधीवादी पोट्टा श्री रमालू जी अनिश्चित ये जो है पोट्टू श्री रमालू जी भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और 56 दिनों तक भूख हड़ताल करते हैं, और उसके बाद में इनका जीवन पूर्ण हो जाता है। इनका जैसे ही जीवन पूर्ण होता है तो सांप्रदायिक मृत्यु हो जाती है और सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं, हिंसा की घटनाएं होनी शुरू हो जाती है और लोग सड़कों पर निकल जाते हैं। पुलिस फायरिंग भी करती है, लोग घायल होते हैं, मरते हैं,
और बाद में मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध में अपने सीट से इस्तीफे भी दे दिए थे। आखिरकार 1952 को भारत सरकार को बात माननी पड़ती है और दिसंबर 1947 दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम पे अलग राज्य बना दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना इस बात का जी, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है कि भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। किससे अलग होकर बना है, मद्रास राज्य से। अब ये उस राज्यों के पुनर्गठन, भारत का प्रशासनिक मानचित्र उस समय का इस तरीके का है जी, आप देख सकते हो। इसके बाद ये एक कार्टून दिखाया गया है जिसके अंदर दिखाया गया है महाराष्ट्र है, गुजरात है, संयुक्त प्रांत है, उनके बारे में बताया गया है। यानी स्ट्रगल्स फॉर टू सर्वाइवल, किस तरीके से हम सर्वाइवल करेंगे उसके बारे में बताया गया है। अगर हम देखें तो आंध्रा के गठन के बाद में भारत के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर मांग उठना शुरू हो गई थी और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। अगर आपसे पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, 1953 में बना था। ध्यान रखना इस बात का। और इन्होंने सीमांकन की गौर करने के लिए थे, जहां भाषाएं बोली जाती थी उनके आधार पर इन्होंने सीमांकन करना था। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ और इस अधिनियम में 14 राज्य और नए केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन के सामने आए थे। अब बात आती है पोटी श्री रामालू कौन थे। ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे जी। नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले, सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी इन्होंने किया था। 1946 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की मांग को लेकर उपवास पे बैठ गए थे। और उसके बाद मद्रास प्रांत में मंदिर दलितों के लिए इन्होंने खुलवा दी थी। आंध्रा का नाम से अलग राज्य बनाने के लिए भी मांग इन्होंने की थी। और 10 अक्टूबर 1952 को इन्हें आमरण अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है पोटी श्री रामालू जी। इन्हीं की वजह से ही भाषा के आधार पर राज्य बने थे। ध्यान रखना जी। अब यहाँ पर इस चित्र को दिखाया गया है कि भाषाई आधार पे किस तरीके से मांगों को माना जाएगा, यानी छोटे से बर्तन के अंदर इतने बड़े अलग अलग बातों को कैसा माना जाएगा। तो हम आगे इसमें बात करते हैं। भाषाई राज्यों के अलगाववाद की भावना पनपेगी, नवनिर्मित राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा, नया राष्ट्र बनना था। अगर भाषा के आधार पर भारत को इतने टुकड़ों में बांट दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी, भारत के विकास में दुविधा आएगी। इसके बाद में ये देखा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा जाने लगा था। यानी भाषाई दावे को ना मान लिए गए और बंटवारे में अलगाववाद की खतरे की कमी आएगी, ऐसा माना गया था। और हम 50 साल से अधिक समय हो गया है भाषा राज्य पुनर्गठन आयोग, और आज हम देखते हैं कि आंदोलनों और लोकतांत्रिक राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति में बुनियादी रूप बदल गया है। हम देखते हैं कि लोग जो भारत को डर था कि राज्य भाषा के आधार पर बनाएंगे तो भारत टूट जाएगा, लेकिन वैसी कोई भी बात नहीं सामने आती है। हम देखते हैं एक समरूप आधार मिला और देश टूटा नहीं बल्कि देश जुड़ता गया और एकता के सूत्र में मजबूत होता गया। और हमने भारत की लोकतांत्रिक संविधान पर अमल किया, भारत में चुनाव करवाए हमने। भारत में लोकतांत्रिक होने का एक वृहद अर्थ ये भी था। भारत ने सबसे पहले क्या किया, अलग अलग राज्य बना दिए और वहां पर उस राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो एकता के सूत्र में मजबूती मिली भारत को। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक धारणा विचारों से जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा को जुड़ी हुई थी और लोग दिन ब दिन अधिकतर राजनीति के दायरे में चलती गई थी। तो हम इस तरीके से देखते हैं। अब बात आती है क्या एक भाषा के आधार पे एक राज्य बना था? नहीं, 2 या 2 से अधिक भाषाओं के आधार पर भी एक राज्य बना था। जैसे अगर हम द्विभाषाई राज्यों की बात करें तो गुजराती और मराठी के आधार पे जो महाराष्ट्र बना था, और उसके बाद में 1960 से महाराष्ट्र से गुजरात अलग कर दिया गया था। पंजाबी और हिंदी को मिलाकर पंजाब बना था। बाद में उसे 1966 में हरियाणा अलग कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखें 1972 के राज्यों का पुनर्गठन हुआ और पूर्वोत्तर जो राज्य थे असम से अलग करके मेघालय बना दिया और मणिपुर त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए थे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में 1987
में वजूद में आ गए थे, लेकिन नागालैंड तो 1963 में ही अपने वजूद राज्य में आ गया था। इस बात का ध्यान रखना जी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो सन 2000 का टाइम आता है और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये अलग होते हैं, सन 2000 के अंदर नए राज्य बनते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि पूर्व, पश्चिम, महाराष्ट्र, उत्तर से दक्षिण सभी जगहों में हम इस तरीके से देखते हैं। तो इस तरीके से हमें ये दिखाया जाता है कि हमने राज्यों की मांग को किस तरीके से माना था और ये राष्ट्र निर्माण के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट है जो मैंने इसमें करवाए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप देख लेना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय जो राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौतियाँ थी उसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण था वो भी मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप क्या करना, इसको शॉर्ट नोट्स बना लेना ताकि आपको ये पूरी की पूरी किताब हम करवाएंगे। एनसीईआरटी की है जो हर परीक्षा में महत्वपूर्ण रही, भले ही आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, थर्ड ग्रेड, एलडीसी किसी की भी कर रहे हो तो उसमें महत्वपूर्ण रहेगी।